विकास परिषद के पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित कर्णावती के आदरणीय नागरिकों, पहले मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आपने जो मेरा स्वागत किया। मुझे तो बताया गया कि हम कांग्रेस वाले भी मेरा स्वागत करने चाहते हैं, परंतु विरोध में आए, मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए आए। हमारे देश आज भी लोकतंत्री देश है। मैंने सोचा कांग्रेस वाले इमरजेंसी से सबक सीखा होगा, लगता है कि एक और बार उनको सबक सिखाना पड़ेगा। लोकतंत्री देश, और वो भी गुजरात में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई जैसे नेता जहां पैदा हुए, उस देश में हिंसा करना या विरोध करना, किसी को बोलने के लिए ना प्रयास करना, ये तो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। और तो मैं बहुत पहले से कहते आया हूं, नेहरू परिवार को गुजरात पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि उनका जन्म सिद्ध अधिकार है इस देश में राज करने के लिए, और ये गुजरात के बीच में आ जाते हैं राज को ले जाने के लिए। हाँ, उनको ये जानना चाहिए, मैं तो गुजरात का जमा ही हूँ, मेरी पत्नी तो यही गुजरात है। आज मैं उस विषय पर बोलने वाला हूँ जिसका सीधा कारण है हमारे देश की आज जो बिगड़ी स्थिति है, वो है भ्रष्टाचार, और उसके कारण जो हमारे सुरक्षा पर असर हुआ है। भ्रष्टाचार हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसके अनुसार, जब कोई सार्वजनिक पद, पब्लिक ऑफिस होते हैं, उसमें बैठकर या वो अपने के लिए रिश्वत ले या पद का दुरुपयोग करके किसी और का फायदा पहुंचा के अपने के लिए फायदा पहुंचाए, या तीसरा जो है वो है पद में बैठकर किसी को फायदा पहुंचाकर वो फायदा राष्ट्र हित में नहीं है। ये तीनों को भ्रष्टाचार हमारे विधि के अनुसार मानी जाती है। अब मनमोहन सिंह ईमानदार व्यक्तिगत हो सकते हैं, परंतु पद में बैठे हैं, कोयला का ब्लॉक किसी को दे देते हैं, प्रधानमंत्री का हक है ये निर्णय करने के लिए, और उस कारण से राष्ट्र का नुकसान होता है जो राष्ट्र हित में नहीं है, क्योंकि वो सस्ते दाम पर देने के बजाय वो यदि नीलाम करते तो हमारे देश के लिए बहुत करोड़ करोड़ रुपए मिल जाती। तो इसीलिए वो जो उन्होंने फैसला किया, यद्यपि वो व्यक्तिगत निष्कपट हैं मनमोहन सिंह, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसे निर्णय की जिससे किसी को लाभ पहुंचाए, जो कोयला लेने, ब्लॉक लेने वाले लोग हैं, सब व्यापारी लोग हैं, और क्योंकि उन्होंने सस्ते दाम पर दिया, मार्केट दाम में नहीं दिया, इसीलिए राष्ट्र को जो पैसा मिल सकती थी वो नहीं मिली, इसलिए राष्ट्र हित में नहीं, इसको भी भ्रष्टाचार माना जाएगा। 2G में भी यही हुआ। राजा और चिदंबरम ने फैसला किया कि हम स्पेक्ट्रम को मैं बार बार समझाता हूं, दोबारा समझाऊंगा, लोग मुझे पूछते हैं ये 1G 2G 3G ये क्या है, ये समझ में नहीं आती। मनमोहन सिंह को भी ठीक से समझ में नहीं आती। तो मैंने एक बार उनसे पूछा था
कि ये 2G क्या है बता, उन्होंने कहा सोनिया जी और राहुल जी। इसलिए जब मैं 2G की बात करता हूँ तो काम बिगड़ जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सोनिया जी और राहुल जी की बात कर रहा हूँ। जी माने जेनरेशन, जेनरेशन हिंदी में कहते हैं पीढ़ी। पहला पीढ़ी आई थी कॉर्डलेस फोन, उसमें आप बटन दबाओ, घंटी बजेगी वायर के बिना, और वाणी आकाश में आपकी वाणी वेव में जाती है, साउंड वेव्स। उसको 1G कहते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ टेलीफोन कर सकते हैं। फिर दूसरा पीढ़ी आया मोबाइल फोन, फोन भी कर सकते थे, ईमेल भी भेज सकते हो, SMS भी भेज सकते हो, चित्र भी भेज सकते हो। उसका भी वाणी आपकी वाणी और ये चित्र या SMS सब जाती है साइकिल में, साउंड वेव में, पर उसमें ज्यादा साइकिल होते हैं। तीसरा पीढ़ी, उसमें आप टेलीफोन करो, दूसरे टाइम में फोन, दूसरी जगह में फोन उठाएंगे तो आपको देख सकते हैं, आप भी उनको देख सकते हैं, जैसे आमने सामने बात हो रही है। 4G आएगी, वो उसमें 10,000 पन्ने की डॉक्यूमेंट भेज सकेंगे। आज तो उतनी मोटी डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकते, तो उसमें सब में इतना ही फर्क है कि जितना इंफॉर्मेशन भेजना है उतनी ज्यादा साइकिल चाहिए, और उसको आकाश में जाते कारण उसको टक्कर ना हो, इसलिए उसको बांट देते हैं, चैनल बना देते हैं। उस चैनल का नाम है स्पेक्ट्रम। और इसमें शुरू में बड़ी डिमांड नहीं थी, बहुत कम मोबाइल फोन थे। 2001 में सिर्फ 4 करोड़ मोबाइल फोन थे, आज 70 करोड़ मोबाइल फोन। तो इसलिए डिमांड बढ़ गई स्पेक्ट्रम के लिए। लेकिन राजा और चिदम्बरम ने फैसला किया कि दाम हम 2001 के दाम पर बेचेंगे, जो 1/10 था उस समय का। 2008 में दाम 10 गुना ज्यादा हो गया था, डिमांड बढ़ गई थी, और उस दाम, सस्ते दाम पर बेचा, झूठा बोल दिया कि हम अपने टैरिफ को कम करने के लिए हमने दिया। परंतु ये सारी कंपनी जिनको मिली स्पेक्ट्रम, उन्होंने फिर मार्केट में विदेशी कंपनी को बेची 8 गुना दाम पर। यदि हमारी सरकार उसकी नीलाम करती तो 1,76,000 करोड़ रुपए और मिल जाती है CAG का। तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया, कहा ये राष्ट्रहित में नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात सुनी और सारी लाइसेंस को कैंसिल कर दी। कैंसिल करने के बाद कहा कि नीलाम करो। अब कांग्रेस के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ये सारी कंपनी कहने लगे कांग्रेस वालों को, कांग्रेस मंत्रियों को, हमने तो मार्केट दाम दे दिया, आपको दे दिया, अब दोबारा में नीलाम करके दोबारा मार्केट दाम देना है, तो ये रिश्वत को वापिस करो। तो कांग्रेस वालों को पसीना निकल रही है। और जब आज जो नीलाम की ये फैसला हुई है, उसमें DOT की डिपार्टमेंट टेलीकॉम की डिपार्टमेंट ने एस्टिमेट किया है कि रेवेन्यू कितने मिलेगी, 7 लाख करोड़ रुपए। 1,76,000 करोड़ नहीं, 7 लाख, क्योंकि 4 साल और बढ़ गए, डिमांड भी बढ़ गई। अब कपिल सिब्बल कहते हैं ये 0 है। मुझे किसी ने कहा कि इसको डांटो बात, उसको दोष मत दो, क्योंकि वो 0 से आगे गिर नहीं सकता। तो 7 लाख, देखिए 7 लाख करोड़ का हिसाब लगाना, तो ये सोचिए कि हमारे बजट में घाटा कितना है, 4.5 लाख करोड़। तो 7 लाख करोड़ आएगी तो घाटा कितना हो जाएगा। कोयला का भी यही हुआ, नीलाम करते तो हमें 9 लाख करोड़ मिली। खनिज तेल का प्लॉट को हम नीलाम करते 24 लाख करोड़ रुपए। और
थोरियम जो आज हमारे देश में 60% दुनिया का थोरियम हमारे देश में मिलती है, जो न्यूक्लियर फ्यूल है, वो रेत में, माने जो तट के किनारे जो रेत है उसको आप खोद के ले जाएंगे तो उसी में थोरियम पड़ा। वो क्यों है? क्योंकि राम सेतु है, और जो आती है जो लहर पानी की, समुद्र की, वो राम सेतु से टकराती है, और टकराने के बाद वो पानी इस तरफ तट की तरफ जाती है और फिर वहां डिपॉजिट कर दिया। ये तो राम सेतु को तोड़ने के लिए चाह रहे थे, सारा पानी उसमें से निकल जाएगा और डिगो गार्सिया जो अमेरिका का है द्वीप, वहां पहुंच जाएगा, अमेरिका को मजा, क्योंकि अमेरिका के पास कोई थोरियम नहीं है, और 30 साल में सारा यूरेनियम खत्म होने वाला है, तो हमारे पास द्वीप मांगने के लिए आएंगे कि हमें थोरियम दे दो। परंतु वो पहले से उन्होंने इंतजाम कर दिया कि राम सेतु टूटने से निकल जा सकता है, और उस पानी का हम फिर निकाल करके उसमें से मोनाजाइट निकाल करके हम थोरियम पैदा करेंगे। तो हमारे देश में ये सारे, कौन कहता है हम गरीब देश है, हमारे पास पैसा नहीं है? हमारे पास तो है, परंतु चंद लोग लूट रहे हैं, और लूट का तो हिसाब मिल गया है। विदेशों में जो नाजायज बैंकिंग चल रही है, स्विट्जरलैंड में, केमन आइलैंड में, आइल ऑफ मैन में, मक्का में, माने मक्का नहीं, मकाओ चाइना में, यहाँ सब मिला करके भारतीयों का नाजायज खाता में कितना है? 70 लाख करोड़ रुपए। बाबा रामदेव कहते हैं कि इसको वापिस लाओ, तो उसको लाठी मारने के लिए निकल जाते हैं। ये क्यों कांग्रेस को चिढ़ आती है? क्योंकि ज्यादातर अकाउंट तो कांग्रेसियों का है। सोनिया गांधी का अकाउंट में 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए कैसा है? कोई बुद्धिमान है, कोई बहुत पढ़ी लिखी है? पहले तो आप लोग सोचते थे बहुत पढ़ी लिखी है, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसको डिग्री मिली है। उसने अपने रायबरेली में जब चुनाव खड़ी हुई तो उसको शपथ लेना था, उसने कहा कि डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ केम्ब्रिज। मैं अचानक गया था लेक्चर देने के लिए, तो मैंने कहा कि कैसे स्टूडेंट थी? सोनिया गांधी भी स्टूडेंट नहीं थी। मैंने कहा क्यों? मुझे लिखकर दे दोगे? तो रजिस्ट्रार ने मुझे लिखकर दिया, तो वो मैं ले गए और स्पीकर को दिया। मैंने कहा सोनिया गांधी ने तो पार्लियामेंट की बायोग्राफी लेटर नहीं लिखी है, तो उनको पूछो। तो उस समय मनोहर जोशी थे स्पीकर, उन्होंने चिट्ठी लिखी। उसका जवाब आया कि ये टाइपिंग मिस्टेक था। टाइपिंग मिस्टेक तो एक कॉमा, फुल स्टॉप ये होता है, ये पूरा व्याख्यान। और went to University of Cambridge and got a degree in English। ये टाइपिंग मिस्टेक का नंबर है, तो मैंने स्पीकर को कहा कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेज दीजिए, लॉन्गेस्ट टाइपिंग मिस्टेक। तो इसको 1 लाख करोड़ कैसे मिली? हर चीज में कमीशन। राजा को किसने हिम्मत दिया? पहले तो प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी राजा को, नीलाम करना और कुछ मत करना, मुझे पूछे बिना। राजा ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने फैसला कर दिया, आपको पूछने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री भी चुप हो गए। मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री का कसूर ये है कि उसकी मंशा जो है वो उसको प्रधानमंत्री की शक्ति को पहचानने नहीं देती। लोग कभी पूछते हैं कि प्रधानमंत्री के पद में बैठे क्यों नहीं हो? कहता है राजा को गिरा, तो मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम मिनिस्टर नहीं ले सकते, नहीं कर सकता। मैं हर बार यही लोगों को याद दिलाता हूं कि मंशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सर्कस में 5 सिंह होंगे पिंजरे के अंदर, एक दुबला पतला रिंग मास्टर अंदर जाएगा, पिंजरे का दरवाजा बंद करेगा और कहेगा ऊपर चढ़ो। एक सिंह के पास इतनी ताकत है कि रिंग मास्टर को खाली कर सकता है, खत्म कर सकता है।
लेकिन एक एक बात मान के, आज्ञा मान के ऊपर चढ़ते हैं। तो कहते हैं सिर का मुंह खोलो, मुंह खोलते हैं तो सिर लगता है उसको, और ये कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि छोटे से हैं, तब से उसको पालते समय उसकी मंशा से तैयार करते हैं। हमारे मनमोहन सिंह भी सर्कस का सिंह है। उससे यह उम्मीद करना कि वो इस दुनिया को ठीक कर देगा, गलत है। उसकी मंशा ऐसी है। मेरे लिए मेरी समस्या क्या है कि ये जाने के बाद इससे कोई अच्छा आने वाला नहीं है। तो चुनाव जल्दी हो जाए। गुजरात में कांग्रेस पार्टी को छुट्टी कर दो, आम मजाक चुनाव आ जाएगी, उसके बाद दिल्ली में भी उनको छुट्टी कर देंगे। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार बुरा क्यों है, उसके बहुआयाम असर है। आज हमारे देश में मुद्रा स्थिति होती है, दाम बढ़ जाती है, घटती है, कुछ बढ़ती है। सब्जी का देख लीजिए, चावल का देख लीजिए, ऊपर जाती है, नीचे आती है। ये क्यों है? जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनको काला धन मिलती है। वो काला धन को वो आजकल उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि सरकार ने कानून बदल दिया है कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले से खरीद करके एक काल्पनिक प्राइस पर खरीद सकते हैं और जमा कर सकते हैं। ये परमिशन दे दिया सेठों को, तो सेठ ले जाते हैं कैश। थोक बाजार में सब चावल आती है, गेहूं आती है, तेल की बीज आती है, सबको खरीद लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज में लगा देते हैं। दाम बढ़ती है तो फिर क्या होता है, बाहर निकालते हैं, खूब मुनाफा कमाते हैं। इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट भी ऊपर नीचे जाती है। क्यों? ये काला धन उसमें लगी है और कोई हिसाब देने वाला नहीं, क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व। जर्मनी में उसको जासूसी के जरिए पता लगा कि उनके सही कई ऑफिसर्स गुप्त बैंक अकाउंट रखे हैं बगल के देश लिechtenstein। तो उन्होंने लिechtenstein को कहा कि आपकी बैंक जो है उसमें हमारी ऑफिसर्स की खाता है नजायज, उसका डिटेल दे दीजिए। तो लिechtenstein ने कहा हम कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारा बिजनेस है, ये सबको पता लग जाएगा कि उनकी अकाउंट गुप्त नहीं रहेगी तो सब भाग जाएंगे, हमने कर सकते। तो जर्मनी ने क्या किया, उन्होंने 500 करोड़ रुपए की रिश्वत दी सीनियर मोस्ट ऑफिसर और कहा कि सारा जो नाजायज अकाउंट्स है उसको सीडी में डालकर हमें दे। तो उसने सारा डाउनलोड किया, 500 करोड़ रुपए लेकर भागा अमेरिका और वहां अमेरिकन सिटीजन ले लिए। और जर्मनी ने सीडी को लेकर डाउनलोड किया, प्रिंट किया और देखा कि सिर्फ जर्मनी से नहीं 24 देशों से लोगों का है खाता। तो उन्होंने सारे 24 देशों को चिट्ठी लिखी कि आपके नागरिक का अकाउंट है, हमारे पास विवरण है, चाहिए तो भेज देंगे। 23 देशों में तुरंत चिट्ठी लिखी, दे दो। एक देश ने चिट्ठी नहीं लिखी, वो हमारा देश, ये हाल है हमारी। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नाम मंगवाया। मंगवाने के बाद गवर्नमेंट कहती है हम इसको खुलासा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी समझौता है, ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, वो चल रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। उसके बाद देखता हूं कौन कांग्रेसी मुंह दिखाने लायक हो जाएगा। उसके बाद सबके नाम है, सोनिया का नाम, चिदम्बरम का नाम, सब आने वाले। तो इतने पैसे विदेशों में बाहर वापस नहीं ला सकते हैं और रामदेव जैसे, बाबा रामदेव ऐसे बोलने से उनकी मारपीट करते हैं। इसके पीछे है कि इनका ही अस्तित्व खतरा में पड़ जाता है। क्या नई सरकार बनेगी तो 70 लाख ला सकते हैं? हाँ ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? 2005 में ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग के कारण अमेरिका ने जबरदस्ती यूनाइटेड स्टेट्स
नेशन से एक प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि कोई भी देश को संदेह हो कि हमारे नागरिक का नाजायज अकाउंट किसी देश में है, तो वो एक अपने देश में कानून बनाए कि जो भी भारतीय या उनके नागरिक के अकाउंट हैं उसकी राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, और जो ये सिद्ध कर देगा हमारी नागरिक की ये जायज अकाउंट है, पैसा भी जायज जमा हुआ है, उस अकाउंट को वापस कर देंगे। इतना करने से हम यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव के अनुसार सब देशों को ये पैसा देना होगा। तो हमारे देश पार्लियामेंट है नहीं है, प्रणाली एक अध्यादेश जारी कर सकते और बाद में पार्लियामेंट उसको पुष्टि दे सकती है। अध्यादेश जारी करें कि जो भी विदेश में पैसा जमा है गुप्त बैंकों में, इन देशों में, उनका सारा हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और सारा पैसा हमारा है। और जो भी ये सिद्ध कर देगा कि ये हमने जायज अकाउंट खोल लिया, जायज जमा किए, वापस कर। तो हमारी सरकार तो नहीं कर, इजिप्ट ने कर दी, लीबिया ने कर दी, कई देशों ने किया है, हमारे देश में नहीं करते क्योंकि जाएगी तो सब मंत्रियों की खाता जाएगी ना, तो ये कर सकते हैं। इसीलिए ये अति आवश्यक हो गई है कि आपको भविष्य में टैक्स से बचना है, महंगाई से बचना है, तो ये 70 लाख करोड़ ही आ जाए। पूरा टैक्स का जो रेवेन्यू है हमारे सेंट्रल बजट में 5 लाख है, घाटा 4.5 लाख है, सब्सिडी 2 लाख है, 10-11 लाख में तो पूरा निपटा सकते हैं, और 70 लाख मिल जाएगी तो 7 साल के लिए निपटा सकते हैं। उससे भी इकोनॉमी बढ़ जाएगी और इनडायरेक्ट टैक्स से इतनी पैसा आएगी कि आपके लिए कभी टैक्स डालने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हम कर सकते हैं, ये हमारी असर है। दूसरा है, मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे हम लोगों की स्थिति बिगड़ती है, जिनके पास काला धन है वो क्या करते हैं, वो विलासी वस्तु खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं। जमीन की दाम इतनी हो गई, बॉम्बे में तो आज फ्लैट खरीदना ही 25 लाख के लिए मुश्किल हो। जमीन के दाम बढ़ते जाते हैं, इकोनॉमी डाउन जाएगी बट तो जमीन का दाम बढ़ते जाएगी, क्योंकि काला धन और लोग विलासी वस्तुओं खरीदते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं, उसमें एक कमरे में एयर कंडीशनिंग होती है, बाथरूम में भी एयर कंडीशनिंग होती है, हर में सैटेलाइट टेलीविजन लगा देते हैं। ये सारी विलासी वस्तुओं का जो डिमांड बढ़ती है तो उस इंडस्ट्री की प्रॉफिट भी बढ़ जाती है। तो सेठ सोचता है कि मैं क्यों चप्पल बनाऊं, कपड़ा बनाऊं, आम जनता की वस्तुओं को मैं उत्पादन क्यों करूं, मुझे तो 5% मिलती है, 7% मिलती है रेट ऑफ रिटर्न, यहां लगाऊंगा तो 35-40% रेट ऑफ रिटर्न मिलती है। तो इसलिए पूंजी निकलता है वहां से और विलासी वस्तुओं के प्रोडक्शन में चले जाता है। और इसलिए हमारे देश में आज 70% जो पूंजी है वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो जाती है विलासी वस्तुओं के उत्पादन के लिए। एक गरीब देश है, यहाँ इस गरीब देश में इस तरीके के हाल, ये हमें सोचना कितनी बड़ी प्रभाव है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश की सुरक्षा में कितनी असर होगी। चुनाव में तो असर होता ही है, काला धन लग जाते हैं, चुनाव में परिणाम बदलने के लोगों को भ्रष्ट कर देते हैं, पैसे से शराब देते हैं, कोई वोट के लिए देते हैं। लेकिन उसमें मैं आज ज्यादा खतरा नहीं समझता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी जनता में आज भी बहुत सूझबूझ है। तमिलनाडु में चुनाव हुई राजा गिरफ्तारी होने के बाद, और करुणानिधि ने सोचा इस बार चुनाव मुझे जीतना है, इसलिए जितना पैसा खर्च कर सकता हूँ, मुझे भी तो उसको बहुत पैसा मिला। कुल मिलाकर के राजा को 60,000 मिली, वो पूरा तो साथ नहीं रख सकता है, छोटा नहीं है, लेकिन सिर्फ 4,000 करोड़ होगा। आजकल 4,000 करोड़ क्या होता है रखा। फिर उसने 15,000 करोड़ रुपए दिया करुणानिधि को, उनको पार्टी का अध्यक्ष है, उसके कारण ये बना मंत्री।
और करुणानिधि की 3 बीवी हैं तो उनके लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा देना होगा, 15,000 करोड़ करुणानिधि। सोनिया गांधी यूपीए के अध्यक्षा, उसके कहने पर मैंने सब कुछ कर पाया हूं, इसीलिए उसको 36,000 करोड़, बाकी 5,000 करोड़ जो था वो चिदम्बरम को दिया। अब राजा अंदर चलेगा जेल में, चिदम्बरम बाहर है, और कोई बात नहीं, मछली फिसलेगा तो बाहर का पकड़ूंगा, राजा से नीचे गुजरा। वो है उस्ताद, वकील है, और उसने वकालत करते समय कई लोगों से दोस्ती की है, कई लोगों की वकालत, तो हमारा आसान नहीं है, हम तो सरकार में नहीं है। मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछ रहे थे पत्रकार, अब मोदी के ऊपर क्यों नहीं करते हैं सीएजी का रिपोर्ट। मैंने कहा देखो, मैं एक प्राइवेट सिटीजन, व्यक्तिगत, मुझे कोई तनख्वाह नहीं दे रहे, मैं जो 24 घंटे में कर सकता हूं कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कांग्रेसी अपने ऊपर तो केस डालने वाले नहीं है, तो इसलिए मैं कांग्रेस के ऊपर डाल रहा हूं। पर कांग्रेस के पास सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आरएडब्ल्यू, आईबी, दुनिया भर के गुप्तचर विभाग हैं, और सबको तनख्वाह मिल रही है। उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि सीएजी पर, मोदी पर केस डालें? वो नहीं करते, वो मुझसे चाहते हैं कि मैं डाल दूं, मुझे तनख्वाह दे तो मैं डाल दूंगा। बट ये जो नई बात आती है, हर बात बीजेपी, कौन रोकता है तुम्हें बीजेपी को केस डालने के लिए? 2G के समय में कोर्ट में इन्होंने यही बात थी, बीजेपी के टाइम में भी ऐसा हुआ। मैं कहा केस डालो, मैंने जज को कहा केस डालने के लिए, सीबीआई को कहा, सीबीआई ने नोटिस भेजी अरुण शौरी को और जसवंत सिंह को, और जांच के बाद सीबीआई ने लिख कर दिया कोर्ट में कि ये बिल्कुल बेकसूर है, इनका कोई। तो ये कांग्रेस की इतनी बड़ी तंत्र के ऊपर बैठे हुए हैं, मुझसे कहते हैं कि तुम सिर्फ कांग्रेसी ऊपर केस कर रहे हो। मैं तो मेरा कर्तव्य कर रहा हूं विपक्ष के रूप में, और मुझे कोई दिखा दे कागज, मैं समझ सकता हूं, अभी तक किसी ने कागज नहीं दिखाया। उनको मोदी से चिढ़ है क्योंकि ये भी कहीं सरदार पटेल, महामोरारजी देसाई के रास्ते में तो नहीं जा रहा है, और हमारी नेहरू परिवार को खतरा बना। अभी कोई बड़ी बात, अच्छे लोग थे, एक तो था अच्छा राजीव गांधी, उससे हमारी दोस्ती भी थी, परंतु ये इनके परिवार में एक ने भी कॉलेज नहीं पास किया है, कोई अगर भी कॉलेज पास नहीं किया, परंतु झूठ क्यों बोलते हो कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं? जवाहरलाल नेहरू अपने को पंडित कहते थे, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 3rd क्लास मिली उनको। पंडित किसी को कहना है तो डॉक्टर अम्बेडकर को पंडित कहना चाहिए। पीएचडी मिली उनको कोलंबिया से, बैरिस्टर लॉ बने लंदन में, 1st क्लास, फर्स्ट आए सब जगह, उसको हम पंडित कह सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू पंडित, इन सबको ये बनावटी है, यही है प्रॉब्लम। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आज ये जो भ्रष्टाचार का पैसा है, ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब इसको कैसे ठीक करें तो दूसरी बात है, पहले सुन लीजिए, ये पैसा जो है थोड़ा ये जिसको मिलती है वो यहाँ रख लेता है, बाकी सबको विदेश की बैंक में जमा करता है। कैसे करता है? हवाला वालों को देगा। हवाला वाले क्या करते हैं, यहाँ उनको बोली मिलती है, उनके जगह में रख लेते हैं, और फिर वो हवाला वाला जाता है दुबई में वो टेलीफोन करता है अपना एजेंट को स्विट्जरलैंड में कि फलाना बैंक अकाउंट की पासवर्ड ये है, उसमें आप इतने $1 मिलियन जमा कर दीजिए, तो जमा कर देता है। और वो ये भी कहता है कि भाई वहां से कोई यहाँ पैसा लाने चाहता है तो मेरे पास रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं दे सकता हूं। तो ये हवाला का बिजनेस होता है। एक ही प्रॉब्लम है, दुबई में कोई काम आप पैसे के काम या वित्तीय काम
पाकिस्तान की ISI की मर्जी के बिना नहीं कर सकते। तो ये हवाला वाले जाते हैं और उनसे परमिशन मांगते हैं, उनकी खुशामद करते हैं। ऐसा कहते बताओ किसका कहाँ है। तो जो भी मंत्री है हमारे, जो भी प्रमुख व्यक्ति हमारे देश के, उसका खाता कितना है, कहां जमा हुआ है, कब जमा हुआ है, अकाउंट नंबर क्या है, सब जानते हैं। तो पाकिस्तान के साथ किसी हमारे मंत्री को हिम्मत होगी पाकिस्तान को कहने के लिए, अरे बचकर तुम्हारे देश पर हम आक्रमण करेंगे, बमबारी करेंगे, ये कहने की किसी को हिम्मत है आज की सरकार? आज प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे पुलिस वालों को कि कश्मीर में की सीमा पर पाकिस्तानी की आतंकवादी भर भर के आ रहे हैं, नया सुरक्षा खतरा पैदा हो गया। और उसके बाद न्यूज दिखाते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का वो महिला है रबानी, और बातचीत क्या चल रही है, क्रिकेट मैच का यहाँ क्यों ये अफजल गुरु को फांसी अभी तक नहीं दिया, डरते हैं। क्यों उन्होंने ये कसाब को अभी तक नहीं दिया, डर है। क्यों जिन लोगों ने वहां दाऊद इब्राहिम में कहने पर बॉम्बे के आजाद मैदान में जो इतने लोगों की मौसम लोगों की जान ली, वो पकड़ने के लिए डरते हैं पाकिस्तान से। कहीं वो खाता छाप देंगे, हमारा तो फिर क्या होगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि सब बात तो संत बनाते हैं अपनी को, हमारा कुछ नहीं है हमारे पास, हम विदेशी बैंक उनसे पूछोगे तो थोड़ी मानेंगे, तो कहीं छप जाएगा तो उसका करेगा खत्म। इसलिए हम कमजोर हो गए हैं कालाधन के कारण, एक ये। दूसरा है ये भ्रष्टाचार की लालच में। एक उदाहरण देता हूं, हमारी जो करेंसी है ये एक स्पेशल पेपर में छपी है, नासिक में छपते हैं, बट पेपर हिंदुस्तान में नहीं, उसके लिए हम इंग्लैंड में खरीदते हैं। डेलारू एक कंपनी है, वहां से। अब जब ये चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर उस समय होते समय दोबारा बन गया है, उसने ऑर्डर किया कि डेलारू से खरीदना है, क्योंकि उनका बेटा को कोई कमीशन मिला होगा। तो CBI लोगों ने मिनिस्टर से मिलकर कहा कि मत करिए, क्योंकि डेलारू करेंसी पेपर पाकिस्तान को भी बेचती है, और यदि वो पाकिस्तान को बेचती है तो कभी पाकिस्तान को पता लग जाएगा कि हम भी खरीद लें, तो हमारी करेंसी पेपर जिसमें वाटरमार्क सब होगा उसको भी वो खरीद लेंगे और जाली नोट के रूप में हमारे देश में बांट देंगे। लेकिन जितना खा लो उसी को मिलेगा। और आज मैं कहने चाहता हूं कि हमारे देश में 20% जो मनी सर्कुलेशन है वो पाकिस्तान की जाली नोट में है, और उनके लिए आसान हो गया क्योंकि वही कंपनी डेलारू वही उस कागज को उनको बेचती है। उनको क्या जाता है, तो विदेशी कंपनी, उनको कौन रोक सकता है। तो आप देखिए 20% आपका देश में जो पैसा है वो जाली है, ये हमारे देश के लिए खतरा है। तीसरा, करकरे का बुलेट प्रूफ वेस्ट में बुलेट चेंज कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने सब स्टैंडर्ड खरीदा है, उसमें भी बुलेट प्रूफ, बुलेट, हर चीज जो सुरक्षा के लिए आवश्यकता है उसमें रिश्वत के कारण सस्ता नहीं। जनरल VK सिंह ने इसको रोकने की कोशिश की, तो झूठा केस बनाया उसके ऊपर, जन्मदिन पर ये वो, उसका कोई कसूर नहीं था। वो जब 10वां क्लास पास नहीं किया था तब NDA की जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम देने के लिए उसको सर्टिफिकेट भरना, फॉर्म भरना, तो उन दिनों में टीचर्स भर देते थे क्योंकि अंग्रेजी में भरना था, तो टीचर ने भरा, उसकी डेट ऑफ बर्थ सही लिखा 9 अक्टूबर भी सही लिखा, बट ये जो साल था उसमें 1 साल का फर्क, क्या ज्यादा दिखाया, माने
उसका 1951 था, उसको 1950 था। तो कम उसकी 1950 उसकी बर्थडे थी, उसको 1951 दिखा दिया, उल्टा गया, सॉरी 1951 को 50 दिखाया, कम कर दिया। उससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। वो उसका क्वालिफिकेशन तब भी था, उसको उम्र की सीमा से ऊपर थे। फिर उनकी सिलेक्शन होने के बाद यूपीएससी ने पूछा आपका डेट ऑफ बर्थ का 10th क्लास का सर्टिफिकेट होती दिया, उसमें करेक्ट बर्थ और बाद में उसी डेट को सडनली आकर कहा कि तुमने उस समय ये कहा, इस समय ये कहा, ये कोई चीज है और समझना चाहिए उसकी भूमिका। उसने कभी अपने आप झूठ नहीं बोला, लेकिन उसको निकालना था, क्योंकि उसकी 1951 बर्थ डेट होगी तो फिर वो 1 साल और रहेगा, 1950। तो 1 साल और रहता तो जो आज बना कमांडेंट वो नहीं बन सकता। वो इनसे चाहने वाले लोग हुए थे और इसीलिए, और जो यूनाइटेड नेशंस में जब गए थे उस समय उनकी भ्रष्टाचार में नाम आया, कश्मीर में मुठभेड़ हुई उसमें नाम आया, बड़े विवाद। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, यहाँ भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हमारे एक ईमानदार जनरल को भ्रष्टाचार करने नहीं दे रहा था, इसलिए उसको हटाया गया। अब बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, उसकी 1/3 इंडिया में आ गया। सीमा पर हमने सारा बीएसएफ फोर्स सब लगाया, लेकिन वो पैसा देते हैं। आप उनके बाप भाई फ्रेंड्स लगा तो काट के आते, कोई रोकता नहीं। क्यों? पैसा के कारण। अब 1/3 हिस्सा का बांग्लादेश की पॉपुलेशन हमारे देश में आ गई और वो कहते हैं जमीन लो, जमीन देना। अब बोड़ो बेचारे वो ट्राइबल है, उनको कुछ समझ में नहीं आती, उनके साथ आक्रमण कर दिया। काम बड़ा हुआ कि आतंकवादियों ने हिंसा करके किया ये लोगों ने, तो हमारे देश के लिए इतनी बड़ी खतरा। और अब क्या करेंगे हम? 1/3 हिस्सा का बांग्लादेश का यहाँ है। मुझे किसी ने पूछा आप सरकार में होते तो क्या करेंगे? उनको सबको भगाएंगे? नहीं भगाएंगे, उसके लिए दूसरा रास्ता। कौन सा रास्ता? मैंने कहा बांग्लादेश को कहो कि जब पाकिस्तान बनने की बात आई तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट में ये चर्चा हुई कि जो भी मुसलमान हिंदुओं के साथ रहने नहीं चाहता है उसके लिए एक अलग देश होनी चाहिए। हम उसके बिना छोड़ेंगे, हिंदुस्तान को छोड़ेंगे, मारकाट हो जाएगी, इसलिए हम पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे। और उन मुसलमानों के लिए जो हिंदू के साथ रह नहीं सकता, उसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर उन्होंने देश का बांटा। देश बंटने के बाद उस समय बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश का 1/3 मुसलमान हिंदुओं के बीच में रहने के लिए आ गए। वो हमारे साथ रहता है, हमारे घरों में काम करता है, नौकर करके हमारे फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो यदि वो मुसलमान हमारे हिंदुओं के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, मिलकर रहने के लिए तैयार है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बांग्लादेश को कहना चाहिए तुम्हारे लोगों को वापस ले जाओ, वरना 1/3 हिस्सा आपकी जमीन हमें वापस कर दो जो हिंदुस्तान का हिस्सा। मैंने एक बार जब मैं मंत्री था तो मैंने मिनिस्टर ये कमांडर इन चीफ से पूछा ये संभव है कि ले सकते हैं? मैं कहा साहब संभव बात छोड़िए, ये तो अति आवश्यक है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं देखो आसाम जाना है तो हमें बंगाल से ऊपर जाना होता है और फिर वहां से आसाम की एक छोटी सी पट्टी होती है जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, मुर्गा का गर्दन, क्योंकि ऊपर का चाइना है, नीचे बांग्लादेश, कभी भी काट सकते हैं और आसाम अलग हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये मिल जाए, हमारे बहुत आसान हो जाए, हम सीधा यहाँ से चले जाए।
देखा कि सिलेट से खुलना का लाइन खींचेंगे तो जो जमीन ऊपर है बांग्लादेश का वही बटा 3 है। तो बांग्लादेश से कहना चाहिए या ले जाओ या हम फौज भेज देंगे सिलेट से खुलना और ऊपर सब काट के अपने आप ले लेंगे। ये करना परंतु ये नौबत आई इसके लिए हम लोगों के लिए हिम्मती है। क्या महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है पाकिस्तान में सुनने ही नहीं है। रो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यह हाल होगी हमारी सरकार की कि सब भ्रष्टाचार के कारण। तो कौन सी बात पर हम चुप गए हैं? आज आपको आश्चर्य होगा कि हमारे आतंकवादी लोग स्टॉक मार्केट में जा करके अपने पैसे लगा करके कमा करके फिर विस्फोट करते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब थे एनके नारायण, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में कहा तो सारे ओर से ये तो भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए। कैसे मिटाएंगे? 3 रास्ते हैं। एक, तुरंत कुछ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? ऐसे यंत्र को लाओ जिसमें बाबू को अधिकार नहीं होता। जैसे पहले था रेलवे रिजर्वेशन में, आप जाओ स्टेशन मास्टर को सलाम करो, फिर से टिकट कलेक्टर को सलाम करो, ट्रेन में जो जा रहा है उसको सलाम करो और अपना नाम किसी से तरीके से बर्थ ले। आप सब कंप्यूटराइज हो गया तो इसीलिए बहुत कम संभावना है अभी थोड़ा, बट बहुत कम संभावना है। अब आप एसएमएस भेज करके पता कर सकते हैं आपकी कंफर्मेशन हो गई या वेटिंग लिस्ट में नंबर कैसा ऊपर बढ़ा, इससे पता लग सकता। पहले जाकर चपरासी को देना था बख्शीश, तभी आपको फॉर्म मिलती थी सरकारी, आप तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत कम हुई है इस तरीके से भ्रष्टाचार। और तो ये मूल भ्रष्टाचार की समस्या को समाधान नहीं करती। मूल तो वहां है नेताओं के बीच में जो सरकारी हमारे देश की साधन को लूट रहे हैं और देश को ऐसा नुकसान कर रहे हैं कि भविष्य में उठने के लिए मुश्किल हो जाए और हमारे देश भ्रष्टाचार देश बन जाएगी तो कोई भी देश जाकर हमें खरीद सकेगा। तो इसीलिए अब सख्ती से पकड़ो, तो हम प्रयास कर रहे हैं। आज भी मैं और मुझे और अन्ना हजारे से ये फर्क है। अन्ना हजारे तो अच्छे आदमी और उसका जो टीम है ना वो सब नक्सलाइट टाइप लोग हैं, उनसे मुझे थोड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं जन लोकपाल आएगी तभी देश में भ्रष्टाचार मिटेगी। ये नहीं, आज के कानून में भी हम कर सकते हैं और हमने कुछ में करके दिखाया। कितने लोगों को बेल लेने के पहले जेल भेज दिया था और भी लाइन लगी हुई है। मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो सोने वाला नहीं हूं, जब तक सब अंदर नहीं भेज। अब आखिर में मुझे भी जो हमारे तंत्र है, लोकतंत्र का तंत्र है, उससे ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं बन सकता। मैंने जज को कहा था कि चिदम्बरम को अंदर करो, क्योंकि कबूल हो गया है कि वो राजा मिलकर के फैसला की। जज ने साहब ने कह दिया कि आपने ये बताया नहीं कि ये इसकी आपराधिक मंशा, क्रिमिनल माइंड से इसने ये किया। मैंने कहा इसमें तो क्रिमिनल माइंड का सवाल ही नहीं था। हाँ, मर्डर में क्रिमिनल माइंड है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई आ गया रास्ते में उसको मार दिया तो उसको मर्डर नहीं कहते, क्योंकि मेरा मंशा नहीं था उसको मारने। बलात्कार में पर भ्रष्टाचार एक प्रावधान है कि यदि आप पद में रहते हुए किसी को फायदा पहुंचाए जो राष्ट्र हित में नहीं है वो पर्याप्त। और उसमें तो था ही पद में था, उसने स्मार्ट टेलीकॉम और यूनिटेक को उन्होंने खूब कमाने के लिए मौका दिया और ये राष्ट्र हित में नहीं था, इसीलिए तो लाइसेंस कैंसिल हो गए। तो इसलिए उसको भेजना दिया। पर तो हमारे जो ट्रायल कोर्ट जज थे, जज सैनी, उन्होंने कहा नहीं। तो मैं कहा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जो आश्चर्यजनक बात हुई,
जज ने फैसला दे दिया कि मैंने सिद्ध नहीं किया कि चिदम्बरम ने रिश्वत लिया, मैंने सिद्ध नहीं किया कि चिदम्बरम ने सत्ता पद का दुरुपयोग किया, इसीलिए हम डिसमिस कर रहे हैं। मैंने कभी कहा ही नहीं इसने रिश्वत लिया, अभी तो मैं नहीं कहूंगा, मैं बाद में कहूंगा, पर मैंने अपने याचिका में तो नहीं कहा। मैंने याचिका में यह भी नहीं कहा कि पद का दुरुपयोग किया। मैंने इतना ही कहा कि वो पद में रहते हुए दो स्वान और यूनिटेक को फायदा पहुंचाए जो राष्ट्रीय हित में नहीं था, और राष्ट्रीय हित में नहीं होने के कारण वो लाइसेंस सारे कैंसिल हो गए। उस पर एक वर्ड नहीं बोला, तो मैंने दोबारा रिव्यू के लिए भेजा है, जरा पुनर्विचार करिए। और यदि वो जज नहीं माने कि ये मैंने कोई गलती नहीं किया, तो फिर मैं क्यूरेटिव पिटीशन में जाकर 5 जज के सामने दर्ज करूंगा। तो जो छोड़ता नहीं है कभी आंखें में जीता है। मोहम्मद गोली तो 16 बार हार के गया ना, 17 बार जीत गया। भले उसको हम उससे नफरत करते हैं, उन्होंने जो हमारे देश के साथ किया, लेकिन वो जो उसकी जो प्रयास थी उसका तो सराहना करना पड़ेगा। ये है खासियत, हम तो छोड़ने वाले नहीं। और चिदम्बरम का एक ही केस नहीं, अब तक 5 हो गया है, सबका क्यू में है, एक को छोड़ना। अभी तो उसने जमीन का घोटाला किया है, वो बहुत बड़ा दिल्ली के अखबारों में आया है। मैं तो सोच रहा था कि मुझे तो पता था कि मेरठ के पास हाशिमपुरा इलाका है, 25 साल पहले दंगे चल रहे थे, तो चिदम्बरम उस समय राज्य मंत्री था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। तो आया उस जगह में, देखकर गया और ऑर्डर दिया कि चलाओ, आतंक करो। तो ये पुलिस जो थी वो ट्रक लेकर गई मोहल्ला में, रात को 2 बजे 42 नौजवानों को छांट के ट्रक में डाला रखा, ट्रक को ले गए 20 किलोमीटर, सब मुसलमान बच्चे थे, लड़के थे, और ट्रक को ले गए धुंध नहर में जो 20 किलोमीटर दूर है, और उस नहर के किनारे एक को उतारा, एक को गोली मारकर लाश को नहर में डाला। तो मैंने आकर राजीव गांधी समय प्रधानमंत्री थे, मैंने कहा कि आप इस पर इंक्वायरी कराइए। बड़ा जटिल मामला है, इसमें मत करिए, जिद मत करिए, काम नहीं। तो मैं आमरण अनशन किया, एक ही बात जिन्होंने किया कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ईमानदारी से की, कोई ग्लूकोज नहीं छोड़ा। तो चौथा दिन 5वां दिन मेरी हालत खराब हो गई। 7वां दिन इसकी, ये मेरा मित्र था राजीव गांधी, उसने कहा दिन निकल गया, उसने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। इंक्वायरी ने मेरी बात सिद्ध कर दी, और पीएससी पर, पुलिस कांस्टेबल की कमांडेंट पर केस रजिस्टर हो गई। 164 विटनेसेस लाए, और अब विटनेसेस की सुनवाई 25 साल के बाद सिर्फ 26 लोगों का हुआ है। तो कहते हैं लोग कि ये सब मर जाएंगे उस तक। तो फिर वो हाशिमपुरा के लोग मेरे पास आए कि आपने उस समय किया, अब 25 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ है, करिए। तो मैं गया कोर्ट में और कहा कि ये तो ये ऑफिसर ने नहीं किया, ये तो मंत्री के हुक्म में किया, मुझे पता है, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, तब चिदम्बरम ने कबूल किया कि हाँ मैं मेरठ में था, रात को वहां सोया, परंतु मैंने हुक्म नहीं किया। वो तो कोर्ट, वो तो जांच में पता लगेगा। तो मैंने कहा उनको भी नाम जोड़ो। जब मैंने कहा, जज ने कहा किसे जोड़ सकता हूं, अब मुझे रास्ता मिल गया, क्योंकि यहाँ आपके जो ज्योत्सना जगनीक ने ये माया खुरनानी को ये इसी बात पर दंड दे दिया कि वो वहां थी उस समय, तो फिर वो थी इसीलिए जाना है, तो ये सारी बातों से कांग्रेस को बुरा लगता है, वास्तविकता है, उनके लोग ऐसे ही हैं। और इसने ये किया, इसके तो अब दूसरा एयरसेल मैक्सिस भी, वो भी एक तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने जाना, उसका भी क्यू में है। एक इंडियन कंपनी था,
उसको उसने जबरदस्ती एयरसेल उसको जबरदस्ती एक लिट्टे का मलेशिया में एक तमिल का कंपनी था उसको बेचने के लिए मजबूर किया, वो केस दिया। तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, परंतु वहां कांग्रेस में सब जानते हैं कि चिदंबरम जाने के बाद स्वामी का निशाना वहां होगा, विश्वकन्या। इसीलिए वो चिदंबरम को आगे रख के बचाने में लगे। अब मुझे कोई लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि तुम सोनिया का इतना अपनी बुराई करती है, बेचारी साड़ी पहनती है, टीका लगाती है, भोग बन जाती है। तो मैं सबको रामायण याद दिलाता हूं कि जब रावण आया सीता को उठाने के लिए, वो रावण के रूप में नहीं आया, वो भगवा कपड़ा वेश में आया और सीता उसमें गुमराह हो गई। तो मैं उसको पाठ को सीखकर मैं सोनिया की साड़ी से कोई गुमराह नहीं होने वाला हूं। मैं जानकर विदेश में चली जाती है, किसी को पता ही नहीं क्यों, क्या बीमारी है, छिपाने की क्या जरूरत है। मुझे पता है, लोग कहते हैं तुम बताओ, मैं कहता कैसे दूसरे की बीमारी बता सकता हूं। और तू जाती आती किसी कांग्रेस को नहीं पता, कांग्रेस वाले मुझसे पूछते हैं सोनिया कहां गई है। तो आज ये स्थिति है हमारी देश। एक प्रधानमंत्री भीष्माचार्य जैसे मैं विवश हूं, जब द्रौपदी का साड़ी खींचा जा रहा था तो इन्होंने कहा मैं विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये याद निकल गया। मुझे भी वो कहते हैं, जब मिलते हैं मुझसे कहते हैं कि मैं विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हाल प्रधानमंत्री की पद, ये 100 करोड़ लोग जनता की पद उसकी हाल करती भ्रष्टाचार के कारण। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसको मिटाने के लिए एक ही रास्ता है, दीर्घकालीन। मैं मिटाऊंगा, केस में लोगों का अंदर भेजूंगा, नए लोग पैदा। आज हमारी संस्कृति खराब हो गई है, इसीलिए हम बेईमान होने लगे। एक जमाना था कि दुनिया से लोग आते थे, जैसे पासियन आया चाइना से, वास्को ड गामा आया स्पेन से, पोर्चुगल से, सब लोगों ने किताब लिखी कि ऐसा ईमानदार जनता दुनिया में है। रात को घर बाहर निकलते हैं, घर को ताला नहीं था, घर में कोई सामान उसकी छोड़ दें तो वो पीछा करके वापस करते। ये हमारी प्रतिभा थी। धीरे धीरे ये हो गई कि हम दुनिया के सबसे बड़े देश माने जाते हैं। इसका पीछे ये है कि हमारी सनातन धर्म ने सिखाई थी कि पैसे के आधार पर समाज में प्रतिष्ठा नहीं बनेगी, त्याग के आधार पर बनेगी। इसीलिए अमेरिकन मुझे पूछते थे, आप ये भारतीय लोग महात्मा गांधी के पीछे क्यों जाते थे? क्यों? जब मैं पूछा, कहते हैं कि वो तो ठीक से कपड़ा भी नहीं पहनता है। उनके नेता इतने सजैव हैं, उनके धर्म गुरु सैटिन गाउन, डायमंड नेकलेस, रूबी नेकलेस, चमका हुआ पोप को देखो। हमारे साधु उच्च कोटि साधु ये त्याग का जो पूजा हम करते रहे, समाज में प्रतिष्ठा उसको बनाई। इसी कारण से राजा भी जाकर झुकता था। कोई ऋषि के पास हथियार नहीं थे, कोई जमीन नहीं था, कोई पैसा नहीं था, सिर्फ ज्ञान था और त्याग था, उसकी पूजा होती थी। और जो जिसके पास पैसा है, पैसा बनाना बुरा नहीं था, तो जरूरत से ज्यादा पैसा है तो दान करो, जो दान करेगा उसकी मां। ये हमारी समाज की रचना होती थी। और इसीलिए उस समय हम समृद्धशाली देश होते हुए भी दुनिया के सबसे ईमानदार बने जाते थे। आज पश्चिम में लोगों के पास खूब पैसा है, पर क्या वो सुखी है? हमारे आश्रम देख लीजिए, यहाँ जो आश्रम है, श्री श्री रविशंकर का देख लीजिए, रामदेव का देख लीजिए, कितने विदेशी भरे पड़े, सब आ गए यही। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको पहले भी यहाँ अहमदाबाद में बताया था कि वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस है जूलिया रॉबर्ट्स, वो आई थी शूटिंग में हरियाणा। फिर आने के बाद उसने कहा कि मैं एक साधु से मिलने जा, तो ले गए एक आश्रम, और वहां उसने साधु को कहा कि मेरे पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर,
इतने ऑस्कर मैंने पाए और तो मैं सुखी नहीं हूं, क्या? तो उसने कहा 10 दिन रुको, मैं समझा दूंगा। फिर उसने उसको प्राणायाम सिखाया, योगा सिखाया, फिर भगवत गीता का पाठ सुनाया, फिर वेद में क्या है, हमारे पुराण में क्या, उपनिषद में क्या, सब छोटी छोटी कथा करके उसको सिखाया कि जो भगवत गीता में स्पष्ट है कि इसमें जो भी करते हो उसमें आपका मोह नहीं होना चाहिए, मेरे कारण हो रहा है, और कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये पाठ सब सीख कर वो बहुत सुखी हो गई। वापिस गई तो उसने हॉलीवुड में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके पति को एक जगह बगल में खड़ा किया, तो बच्चों को बगल में खड़ा किया और कहा कि मैंने जाकर हिंदुस्तान में सीखा है कि सुखी कैसे हो सकते हैं, इसलिए हम सारा परिवार ने तय किया कि हम आज से हिंदू बन गए हैं। इस कारण से कि हम ये जो अहंकार है कि मेरे कारण हो रहा है या मुझे ऐसा करना है, उसके लोग फंस जाते। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम था रजत गुप्ता, उच्च कोटि में पहुंच गया था अमेरिका। मैंने उसको रिकमेंडेशन देकर हार्वर्ड भेजा, अब वो जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि उसने वॉल स्ट्रीट में इनसाइडर ट्रेडिंग किया, उसने पकड़ा गया। मैंने उसके परिवार वालों से पूछा ये क्या है, इसने, इसके पास इतना पैसा था, इतनी मांग थी, इतनी खुशी थी, क्या कर दिया उसने? कहा कि उसको भूख लग गई कि मैं हिंदुस्तान के सबसे अमीर बनूंगा। उस भूख में ये स्टार्टेड कटिंग कॉर्नर्स। ये है असली बीमारी, ये पश्चिमीकरण हमें कर रही है। जिस दिन ये पैसा के आधार पर समाज की रचना होने लगेगी, फिर लालच आएगी तो भ्रष्टाचार। दीर्घकालीन के लिए हमें दोबारा वापस सनातन धर्म के रास्ते पर जाना है। इसमें मुसलमान और क्रिश्चियन को तो बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ जो मैं कहता हूँ कि शिव भगवान का पूजा को करना है, ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये पैसे के एक स्थान है, पैसे आवश्यक है, लेकिन उसको लक्ष्य नहीं बना सकते। यहाँ IIM स्टूडेंट से जब मैं पूछता हूँ कि आप आए क्यों यहाँ MBA डिग्री के लिए, इतनी कॉम्पिटिशन के बाद कहते हैं अच्छी नौकरी मिलेगी, उसमें अच्छी कमाई होगी। मैंने कहा तुम्हें मार्केटिंग थियरी, ऑपरेशन रिसर्च, फाइनेंस थियरी इसमें दिलचस्पी नहीं है, तब ठीक है, वो एग्जाम करने के लिए है, तो नौकरी अच्छी मिलेगी, दहेज भी अच्छा मिलेगा, MBA नाम मिलेगा। ये हमारी समाज की धीरे धीरे बन रही है, इससे हमें बचना चाहिए। इसीलिए भ्रष्टाचार मिटाने के साथ एक पुनरुत्थान हमारे देश में लानी पड़ेगी। इसीलिए मैं दोनों विषयों को जोड़कर कहता हूँ, भ्रष्टाचार मिटाओ और हिंदुत्व के गुण आओ। ये दोनों करेंगे तो हमारी समाज पहले जैसे हो जाएगी। मुसलमान और क्रिश्चियन को इसमें डरना नहीं है, एक तो उनका पूर्वज हिंदू है, जिस दिन वो मानेंगे वो हमारे परिवार का हिस्सा हो जाएंगे। यदि नहीं मानेंगे तो माने क्या कि वो गोरी और गजनी उनका पूर्वज है, फिर तो उनके लिए अलग देश बनाया हमने। हमारे देश में एकता पैदा करने के लिए, एक नया हिंदुस्तानी पैदा करने के लिए, सात्विक हिंदुस्तानी नहीं, विराट हिंदुस्तानी, जो दुश्मन आपके ऊपर आक्रमण करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखने वाला हिंदुस्तानी, जो अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए त्याग कर सकता है और उसकी पैसे की भूख अपनी आवश्यकता तक उसकी सीमित है, उसके बाद उसको कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे एक नवीन हिंदुस्तानी पैदा करने की आवश्यकता है और ये आगे करेंगे तभी समाज बच सकती है, नहीं तो दूसरे समाज भ्रष्टाचार में मिट गए थे, इसे हम भी मिट जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।